नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ई मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 को लेकर। मित्रों, इससे पहले स्नातक स्तर की सीईटी एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं और 5 सितंबर अंतिम तिथि है। साथियों, सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है और संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपको समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। बने रहिएगा आप वीडियो में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। मित्रों, 29 अगस्त को ये विज्ञापन जारी किया गया है और समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 को लेकर विस्तृत विज्ञापन की चर्चा इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड द्वारा अधीनस्थ और लिपिकीय सेवा जो कि पात्रता परीक्षा के अंतर्गत नियम 2022 और संशोधित अंतर्गत सेवाओं में समान पात्रता परीक्षा निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचना जारी कर दी गई है। और इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सेवाओं के नाम और पद का नाम। 12 तरह की सेवाएं हैं, 12 तरह के पद हैं जिनके लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा आयोजित होने वाली है। सबसे पहले राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के लिए वनपाल पद हेतु ये पात्रता परीक्षा आवश्यक है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा जिसमें छात्रावास अधीक्षक के लिए, राजस्थान सचिवालय लिपिकीय वर्ग सेवा के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में कनिष्ठ सहायक पद हेतु, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा में जमादार ग्रेड सेकंड के लिए, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल के लिए, राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक के लिए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के लिए कनिष्ठ सहायक पद हेतु, राजस्थान कृषि उपज मंडी मंडी समिति कर्मचारी हेतु कनिष्ठ सहायक पद के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा विनियम में लिपिक ग्रेड सेकंड हेतु, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम में कनिष्ठ सहायक पद हेतु। मित्रों, 12 तरह की सेवाओं के लिए 12 तरह के पद जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनके लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल आपको पास करना जरूरी है। मित्रों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में और अभी भी यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए डेली अपडेट जानने के लिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाए। प्यारे मित्रों, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये एक पात्रता परीक्षा ही है और सम्मिलित पद पर सुसंगत भर्ती सेवाओं के बंदों के अनुसार ही की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही नौकरी की गारंटी देना बिल्कुल नहीं है। ये केवल पात्रता परीक्षा है साथियों, जिसे पास करना ज़रूरी है और इसे पास करने के बाद ही जो अभी आपने 12 तरह की सेवाएं 12 पद जो देखे सुने समझे, उनके लिए आप परीक्षा दे सकेंगे। मित्रों, भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा साक्षात्कार या दोनों आवश्यक में जैसा भी उचित होगा उन आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा आपको और अर्हित होना होगा। सेवा नियमों में तथाकथित अन्य कसौटी पूर्ण करनी होगी। तो साथियों, ये सामान्य नियम है, ये आप भलीभांति जानते हैं। हम इस वीडियो में अगर मुख्य बातों पर चर्चा करें तो सारगर्भित बात आप तक पहुंच सकेगी। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं
कि जो समान पात्रता परीक्षा है, ये एक साल में कम से कम एक बार आयोजित होती है, हर साल होती है। और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम दिनांक से 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है। 1 वर्ष के अंदर ही जो भर्तियां निकलती है उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। मित्रों, बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उनको प्रकाशित कर दिया जाता है, रिजल्ट जारी हो जाता है और उपस्थित होने के प्रयासों के संबंध में निबंधन होंगे। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा अभ्यास को सुधारने का अवसर भी होगा और वो हर बार जब ये समान पात्रता परीक्षा आयोजित होती है तो परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो मित्रों, सामान्य जानकारियों में एक जानकारी और मैं आपको बता देता हूं, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है कि समान पात्रता परीक्षा 2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 3 अगस्त 2024 द्वारा समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। मतलब साथियों, आपको सीईटी परीक्षा में 40% अंक तो अर्जित करने ही हैं। तथापि अनुसूचित जातियों जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% का शिथिलीकरण उपलब्ध रहेगा। मतलब SC ST वालों के लिए 35% अंक तो अर्जित करना ही है, अन्य सभी वर्गों के लिए 40% अंक अर्जित करने हैं। तो ये मुख्य बात है। समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित किसी भी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होंगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। मित्रों, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं ये निश्चित कर लें कि पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किसी पद हेतु उसकी आयु, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता से संबंधित वो शर्त पूरी करता हो। यदि साथियों किसी भी तरह की कोई बात पाई जाती है, अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को उसकी पात्रता के लिए मान्यता उसको नहीं दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, अपात्र माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप पात्र हैं तो ही आवेदन करें। अब और विशेष बात देखिए, पॉइंट नंबर 1 पर सामान्य माफ कीजिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पर विशेष फोकस करते हैं। मित्रों, आपका जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जाएगा। मित्रों, अपने ही मोबाइल पर आप अपना ज्ञान न लगाएं, क्योंकि कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारे अपडेशन हो चुके हैं, कई सारी बातें नई आ चुकी हैं, जिनके चलते हुए आपको किसी जानकार या जो नज़दीकी मित्र कियोस्क है जो फॉर्म भरने का काम करते हैं, बखूबी जानकारी रखते हैं, उनके पास जाकर आपको मदद लेनी चाहिए। खुद ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, मेरी निजी सलाह है आपसे। कई लोग अपने ही मोबाइल पर घर बैठे बैठे आधा फॉर्म भर लेते हैं और कोई आवश्यक जो जानकारी होती है वो भर नहीं पाते और फिर वो ऑलरेडी प्रोसेस में चला जाता है और आगे प्रोसेसिंग नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है साथियों, इसलिए ज्ञानी ना बने, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मित्रों, आपको OTR रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि आप पहली बार OTR फॉर्म भर रहे हैं तो OTR रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है। और यदि पहले से ही आपने OTR किया हुआ है तो मित्रों OTR E-KYC होगी। OTR E-KYC सेक्शन में अपना लाइव फ़ोटो आपको खिंचवाना है। लाइव फ़ोटो खिंचवाने की सुविधाएं आपके नज़दीकी ई-मित्र कियोस्क पर है। सांवरिया मित्र CKB पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। लाइव फ़ोटो खींचेंगी और एक हस्तलिपि नमूने को भी आपको अपलोड करना होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही साथियों एक फॉर्मेट होता है, वो आपको आपके ही हैंडराइटिंग से लिखना है और फिर उसको सबमिट किया जाता है। तो साथियों, ये एक सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आपको सावधानी से भरना है, इसमें किसी भी तरह की कोई आपको गलती नहीं करनी है। और OTR जब आप करेंगे, लाइव फ़ोटो खींचकर दर्ज किए जाने वाले अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है इस बार बोर्ड ने, ताकि ये जो चीटिंग होती है ये ना हो। कई सारी विसंगतियाँ सुधार की गई हैं। OTR बना हुआ है जिसका पहले से ही, उसको OTR अपडेट करना होगा।
पूरा अपडेशन सिस्टम होगा। उस सिस्टम में सर्वप्रथम OTR वन टाइम स्क्रीन पर लेकर आएगा आपको, वहाँ से आपको eKYC सेक्शन में जाकर लाइव फ़ोटो आपकी खींचेगी। फिर टेक फोटो बटन दबाकर कैमरे के सामने सीधा बैठना होगा। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए। आपका जो चेहरा है वो फ़ोटो में आना चाहिए। पलकों को झपकाना होगा आपको बार बार ही, तो स्वतः ही आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। मतलब जब तक आप 2-3 बार अपनी आंखें टिमटिमाएंगे नहीं, पलकें नहीं झपकाएंगे, तो फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी आपकी। और बैकग्राउंड सफ़ेद होना ही चाहिए, तभी आपका फ़ोटो ऑटो कैप्चर होगा, नहीं तो फ़ोटो ऑटो कैप्चर नहीं होगा मित्रों। लाइव फ़ोटो व हस्तलिपि के नमूने सबमिट करने के बाद उसे आप बदल नहीं सकेंगे। इसलिए आपको अपना जो नमूना, जो हस्तशिल्पी का जो नमूना है, लिपि का जो राइटिंग है, आपकी हैंड राइटिंग है, उसको बड़ी सफाई से, जो सी कि आपका ओरिजिनल राइटिंग है, उसमें आपको लिखकर सबमिट करवाना है मित्रों। ये विशेष अपडेट किया गया है इस बार, तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। SSO ID के माध्यम से होता है ये OTR रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं, तो इस बात को मैंने आपको विशेष समझा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये OTR से संबंधित ही चर्चा है साथियों। आधार कार्ड सत्यापित करना, और ये आधार कार्ड से भी हो जाता है और 10th की मार्कशीट से भी OTR हो जाता है, लेकिन इसमें आप एक विशेष बात ध्यान रखें कि आपका नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन होता है। ये चीज़ें विशेष तौर से ध्यान रखें, गलत नहीं भरनी है आपको। यदि गलत भर देते हैं तो आपका OTR एक बार जब सबमिट हो जाता है तो उसमें संशोधन करना मुश्किल हो जाता है। साथियों, मुश्किल शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप नाम, लिंग, पिता के नाम, माता के नाम में चेंज नहीं कर सकते, बाकी और चीज़ में कर सकते हैं। तो मेन चीज़ तो यही है भाई, इसलिए सावधानी बरतनी है आपको। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर लिखा है कि मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की गई गलती को आवेदक की गलती माना जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही बात है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क वाले के अलावा आप भी सजग रहें, सावधान रहें, बराबर से स्क्रीन पर देखते रहें। कई बार क्या होता है कि भीड़ की वजह से या डिस्टरबेंस की वजह से ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान भटक जाता है और गलती होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप भी सावधान रहें, बराबर में बैठें और ऑनलाइन आवेदन को आप बड़ी सावधानी से करें। ई-मित्र कियोस्क की गलती आपकी खुद की गलती मानी जाएगी, उसकी कोई गलती नहीं है। फाइनल सबमिट करने से पहले जब वो प्रीव्यू दिखाता है तो आप प्रीव्यू देखिए। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ठीक है देखो कर लो, उसमें अगर गलती रह गई तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी। बाद में आप उस मित्र वालों को दोष देने जाए तो वो बिल्कुल निराधार गलत बात होगी। तो साथियों, ये जो पंजीकरण शुल्क एक बार जमा हो गया तो उसका आप पोर्टल, उसकी सुविधा का उपयोग आप नहीं करें किसी अन्य पोर्टल पर। एक बार ये पंजीकरण शुल्क आवेदन फीस अंतिम दिनांक से पूर्व जमा करना सुनिश्चित कर लीजिएगा आप। और मित्रों, ट्रांजैक्शन लंबित होने पर सत्यापन करते हो तो हो सके जिम्मेदारी आप स्वयं को आपको वहन करनी है अपनी जिम्मेदारी। मित्रों, आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपके खुद के होने चाहिए, मेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, और इसे बार बार आप ना बदलें क्योंकि सूचनाएं इन्हीं पर आती हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप मोबाइल नंबर देंगे, जो ईमेल देंगे, उसी पर बोर्ड द्वारा भेजी जाती हैं। इसलिए स्वयं के SSO ID से ही अपना आवेदन आप भरें, दूसरे के SSO ID से भरा हुआ आवेदन मान्य नहीं होगा। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से आप चेक कर लीजिए। उसमें एक बारकोड जैसा एप्लीकेशन नंबर वो स्पष्ट आएगा, अंकित रहेगा, उसको आपको ध्यान से देख लेना है। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हो गया। यदि एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं हुआ है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है और प्रीव्यू को सबमिट होना नहीं माना जाएगा। प्रीव्यू देखिएगा सावधानी से। प्रीव्यू देखने के बाद फाइनल सबमिट आप करवाएंगे तभी आपका जो फॉर्म है मित्रों वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। मित्रों, निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा, किसी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होते। ये बात बताने वाले नहीं है, आप सब जानकार हैं। ऑनलाइन समय पहले करवा दें क्योंकि अंतिम समय में जागते हैं
कई सारे अभ्यर्थी अंतिम समय में जागते हैं और फिर सर्वर बिजी हो जाते हैं, आवेदन नहीं कर पाते हैं। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। समय के बारे में तो मैं हर वीडियो में लगभग आपको बताता ही रहता हूं। बाकी ये टोल फ्री नंबर वगैरह हैं, इन पर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यदि कोई समस्या आती है तो आप बात करके समाधान करवा सकते हैं। 181 पर भी आप शिकायत दर्ज करके मालूम कर सकते हैं। और साथियों, बार बार वही बात है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को अंतिम माना जाएगा। इसलिए आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखते रहना है। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची को ही आप बिल्कुल सही माने, निरंतर आप देखते रहें। पत्राचार नहीं किया जाता है अलग से साथियों। और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो जानकारी है इससे आप भलीभांति परिचित हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर कोटा निर्धारित होता है। जिस स्क्रीन पर आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम। यदि किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, डिप्लोमा आपके पास खेल से संबंधित है तो उसका भी आप इस भर्ती परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। एक बार ये पंजीयन शुल्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया साथियों। सामान्य और क्रीमिलियर श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये का शुल्क होता है। और जो नॉन क्रीमिलियर हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, EWS वाले हैं, उनके लिए 400 रुपये का है। SC ST वालों के लिए भी 400 रुपये का है। और समस्त दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये का होता है। ये एक बार ये शुल्क है जो कि साथियों 19 अप्रैल 2023 के बाद से निर्धारित कर दिया गया था। तो ये शुल्क आपको OTR रजिस्ट्रेशन कराते समय देना होता है। समान पात्रता परीक्षा में अंतर्गत विभागों के पद और नाम का विवरण आपने शुरुआत में ही देख लिए, तो दोबारा इसको हम नहीं पढ़ेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। और साथियों, ये विशेष सूचनाएं हैं जो अभी आपके लिए काम की नहीं है। मुख्य बात के लिए चर्चा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, 8 नंबर पॉइंट पर फोकस कीजिए। देखिएगा कि परिपत्र दिनांक 26 जुलाई 2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। ठीक है साथियों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और ये सामान्य नियम है जो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में होते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो मुख्य बात है उस पर चलते हैं साथियों। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 एवं 13 अक्टूबर 2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक जो अर्हताएँ हैं वो सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होंगी। मतलब आपको 12वीं की परीक्षा पास कर लेना जरूरी है। भर्ती के लिए अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होंगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित हैं। तो आपको 12वीं पास या उसके समतुल्य जो आपकी डिग्री है वो होनी ही चाहिए, अन्यथा आप डिबार कर दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। ये सामान्य बातें हैं, इनको भी नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रीयता आप जानते हैं, आप भारतीय नागरिक हैं सभी। आयु सीमा पर देखिए, 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष पूरी कर चुके हों और 40 वर्ष के आप नहीं हुए हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 18 से 40 वर्ष की उम्र रखी गई है, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हालांकि उम्र में छूट का प्रावधान भी है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। SC ST वाले अभ्यर्थियों के लिए पुरुषों हेतु 5 वर्ष की छूट है, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। ये सामान्य बातें हैं, ये आप जानते हैं। और जिस भी ई-मित्र कियोस्क वाले के पास आप ऑनलाइन आवेदन करवाने जाते हैं तो सामान्य जानकारियाँ वो भी आपको बता देते हैं, वहाँ पर भी PDF उपलब्ध है उनके पास। और मुख्य बात यह है कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है उसका विशेष ध्यान रखें। अंतिम समय में आप जाग कर आते हैं तो साथियों इसमें सर्वर जब बिजी हो जाते हैं तो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, नुकसान आपका होता है। 2 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। आज 30 सितंबर है, 2 सितंबर परसों तरसों में 2 सितंबर की डेट आ रही है
और 1 अक्टूबर तक ये आवेदन होने वाले हैं। 1 अक्टूबर को भी रात को 12 बजे तक करवाए जा सकेंगे। लेकिन 1 अक्टूबर को नहीं आना है मित्रों, 2 सितंबर से चालू हो रहे हैं, तो 2-5 मतलब सितंबर के महीने में आपको ऑनलाइन आवेदन करवा लेना है, वो भी 20-25 सितंबर तक। उसके बाद साथियों देखो, लोड पड़ता है सर्वर पर, आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, काफ़ी टाइम लग जाता है, समस्याएं आती है। इसलिए 1 अक्टूबर का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, पहले से ही आप ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। अंतिम दिनांक बढ़े ना बढ़े इसका इंतज़ार नहीं करना है। परीक्षा का जो आयोजन है वो 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर जो तिथियां हैं उसमें आवंटित केंद्रों पर करवाई जाएगी। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 विशेष ध्यान रखें, इन तिथियों तक आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक से अधिक चरणों में हो सकती है, सामान्यकरण की कार्रवाई की जाएगी यदि एक से अधिक चरणों में होती है तो। प्रवेश पत्र आपको विभाग की वेबसाइट से ही डाउनलोड करने हैं, डाक से नहीं आते हैं, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है आपको पता है, तो ये आपको ये मित्र से ही डाउनलोड करवा लेने हैं। SSO ID पर ही आपको ये प्रवेश पत्र मिलेंगे, सूचना वहाँ पर आएगी। इसके अलावा नियुक्ति की अयोग्यताएं वगैरह आपको पता है, डिग्री आपके पास ये 12वीं पास होने चाहिए, और किसी भी तरह की यदि कोई कमी रहती है तो वो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। बाकी ये जो नियमावली है ये आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। ऑनलाइन आवेदन करने के जो निर्देश हैं, सामान्य निर्देश हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लाइव फ़ोटो वगैरह खिंचती है, पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद होना है, आपको अपने हस्तलिपि लिख के अपलोड करनी है। ये सामान्य बातें हैं जो अपन कर चुके हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड किए जाने के जो निर्देश हैं वो भली भांति मित्र वाले जानते हैं, उनका काम है, ये कर देंगे। साइज़ वगैरह सब कंप्लीट करना उनका काम है। आप तो बस तिथि का विशेष ध्यान रखें और उस तिथि पर नज़दीकी मित्र कियोस्क पर जाएं, अनुभवी मित्र कियोस्क पर जाएं। सांवरिया मित्र CKB के नज़दीक हैं तो सेवा का अवसर आप ज़रूर दें। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को भी लाइक कर दीजिए, और मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। हाँ, अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल रही है। एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं अब तक पहुंचा चुका हूं। और साथियों, डेली अपडेट हमारे द्वारा इसी चैनल पर तैयार किया जाता है, तो डेली अपडेट जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही लेना है, ताकि सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने साथियों तक यदि आप शेयर करते हैं तो मित्रों ये जो परीक्षा की स्कीम है इसका वीडियो कल आपको अलग से मिलने वाला है। इसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो परीक्षा स्कीम की संपूर्ण जानकारी का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं साथियों कल नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान प्यारे साथियों।